हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का शर्मा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जैसे तीज है तो हरितालिका तीज की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, जो भी व्रत हैं जिनका व्रत है उनको हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो हम लोग चैनल पर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 2017 का यूपी टेट में जो ईवीएस का पेपर हुआ था, जो इसमें पर्यावरण का पार्ट होता है। 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण में। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो 2017 का जो ईवीएस में 30 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 15 जो लास्ट क्वेश्चन बचे हैं उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप लोग भूल मत जाया करिए, आप पहले देख लीजिए, फिर लाइक कर दीजिए और फिर शेयर भी कीजिए। और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले आज मैंने लिखा हुआ है, आप सभी को दिख ही रहा है, यूपी टेट 2017 ईवीएस पर्यावरण का क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, 15 क्वेश्चन और है, मैंने PDF बुक से ही निकाली थी, आप सभी को पता है। तो हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 15 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, कब अपनाया। एक सेकेंड में, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और सबको पता होगा इसका आंसर कि संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 24 मतलब 136 का 136 को ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को हिंदी भाषा के रूप में राष्ट्रगान को अपनाया गया था, ये कह रहे हैं। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को किस रूप में अपनाया ये भी पूछ सकते हैं। तो हिंदी भाषा में अपनाया था। कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को। अगर हम बात करें राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान मूलतः किस भाषा में रचा गया था, तो मूलतः किस भाषा में रचा गया था, बंगाली भाषा में। ठीक है, बंगाली भाषा में किसने रचा था, टैगोर जी ने। पूरा नहीं लिखूंगी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, इसके रचयिता पूछा जाता है कि कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगर पूछा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, मतलब ये पूरी बात यह है कि राष्ट्रगान की जो मूल रचना थी उसको टैगोर जी ने बंगाली भाषा में लिखा, तो बांग्ला भाषा में लिखी थी। उसको बाद में हिंदी भाषा के रूप में 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगर हम इसकी बात करें कि राष्ट्रगान सबसे पहले गाया कब गया था, तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन होता है, जिसकी स्थापना 1885 में एओ के द्वारा की गई थी। उसकी जो बैठक होती थी अलग अलग, तो उसकी जो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसी में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान को गाया गया था। कब गाया था राष्ट्रगान को, पहली बार कब गाया गया था, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया था। अगर पूछा जाए मूलतः भाषा कौन थी, बंगाली भाषा थी। किसने रचा था इसको, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। किस भाषा में अपनाया गया था, हिंदी भाषा में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। इससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने सब बता दिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। तो पुष्कर मेला कहाँ मतलब आयोजित किया जाता है, कहाँ का ये फेमस मेला है पुष्कर। तो अगर आप यहाँ पे तो कंफ्यूज कर सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान के ही अलग अलग जिले दे दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी स्टेट दे देता है तो आप ऐसे याद करते हैं पुष्कर, मतलब कह रहा है पुष्कर मतलब धक्का दो। ठीक है, तो पुष्कर राजस्थान में जाना है मुझे, पुष्कर। तो पुष्कर मेला कहाँ का है, राजस्थान का है। और अगर राजस्थान के अंदर की बात दी गई है तो आपको जिला पता होना चाहिए कहाँ का है ये। तो ये हमारा अजमेर का फेमस मेला है। तो राजस्थान के अजमेर में लगता है कौन सा, पुष्कर मेला, जो कि बहुत फेमस मेला है। तो मतलब पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान के अजमेर में। अगर हम और जगह की बात कर लें कि जयपुर में कौन सा मेला लगता है, तो जयपुर में लगता है गणगौर मेला। ठीक है, जयपुर का कौन सा मेला फेमस है, गणगौर मेला। अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में कौन सा मेला लगता है, हरियाली अमावस का मेला। कौन सा लगता है, हरियाली अमावस का मेला। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और अगर हम जोधपुर की बात करें कि जोधपुर में कौन सा मेला लगता है, तो वृक्ष मेला लगता है। कौन सा, वृक्ष मेला। जोधपुर में कौन सा मेला लगता है, वृक्ष मेला। ठीक है, तो ये राजस्थान के ही अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जिले हैं, जहाँ पे अजमेर में पुष्कर मेला लगता है, जो हमारा राइट आंसर है।
ठीक है। जयपुर में कौन सा मेला लगता है? गणगौर का मेला लगता है, ये भी पूछा जाता है। ये जयपुर का, अजमेर का, इन दोनों का जरूर याद रखिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं। लेकिन जो उदयपुर का और जोधपुर का, ये तो अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। उदयपुर में कौन सा लगता है? हरियाली अमावस का मेला लगता है। और जोधपुर में कौन सा मेला लगता है? वृक्ष मेला लगता है। ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 138 नंबर का हमारा, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ठीक है। तो यहाँ पे पराबैंगनी किरणें ही सभी दी गई, UVA, अल्ट्रावायलेट ए रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट बी रेज, अल्ट्रावायलेट सी रेज, और या इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनमें कौन सा सबसे अधिक हानिकारक है? ए वाला कि बी वाला कि सी वाला? तो यहाँ पे जो सबसे अधिक हानिकारक होता है अल्ट्रावायलेट रेज जो ए होती हैं, वो सबसे हानिकारक होती हैं, जो हमारे स्किन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इससे का मैंने बताया था अल्ट्रावायलेट रेज से हमारे शरीर पर कौन सा रोग होता है? तो हमारे शरीर, ये स्किन को प्रभावित करती है, तो स्किन कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है। पराबैंगनी किरणों को रोकता कौन है? ये भी पूछा जाता है। तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत। ठीक है। जो ओजोन लेयर होती है हमारे वायुमंडल के बाहर, जो ओजोन लेयर होती है, वो क्या करती है? हमारे पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है, जिससे हमारे मतलब हमें सुरक्षित करती है। ठीक। क्योंकि पराबैंगनी किरणें जब हमारी स्किन पर पड़ती हैं, तो हमारी स्किन पर मतलब बैड इफेक्ट पड़ता है। उससे क्या हो जाता है? हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है। अगर पूछा जाए अल्ट्रावायलेट रेज निकलती कहाँ से है, तो ये सूर्य द्वारा निकलती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक कौन सा नहीं है? तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि जैविक घटक क्या होते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जो पर्यावरण में मतलब रहते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, हरे पौधे हो गए, मनुष्य हो गया, परजीवी हो गए, सूक्ष्म जीवी हो गए, और उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए। ये सारे क्या हैं? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अजैविक क्या होते हैं? जो मतलब कि निर्जीव, जिनमें जीव नहीं होते, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है। जैसे प्रोटीन में कोई मूवमेंट होता है, कोई जीव नहीं है, ये नहीं है जैविक घटक। मृदा भी नहीं है, फास्फोरस भी नहीं, फास्फोरस तो एक केमिकल है। तो बचा क्या? एक कवक ही बचा है, जिसमें एक जैविक का मतलब जिसमें जीव हो। ठीक है। कवक तो एक वो क्या है? परजीवी है, नहीं सूक्ष्म जीवी है। हाँ, सूक्ष्म जीवी है कवक। ठीक है। जो भी है, लेकिन इसमें तो जीव है ना, तो कवक क्या हो जाएगा हमारा? अजैविक घटक। कह रहे अजैविक घटक नहीं है। तो प्रोटीन भी अजैविक घटक, मृदा भी अजैविक घटक, फास्फोरस भी अजैविक घटक, लेकिन कवक अजैविक घटक नहीं, ये एक जैविक घटक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन क्या है? गिर शेर परियोजना स्थित है। ठीक है। गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? गिर शेर परियोजना किसके लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए। ये भी पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा नेशनल पार्क या कौन सी परियोजना मतलब फेमस है। तो गिर शेर परियोजना जो होती है एशियाई शेरों के लिए या बब्बर शेर के लिए कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एशियाई शेर या बब्बर शेर के लिए फेमस है कौन सा? गिर शेर परियोजना। ठीक है। तो और क्या बात कर सकते हैं हम? हाँ, ये तो, और ये पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है हमारा? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगी। मैं पहले भी बता चुकी, गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा, एक इमरजेंसी कॉल थी, तो मैं फिर से वापस आ गई। हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? हम लोग बात कर रहे थे गिर शेर परियोजना को ही, यहीं पे मतलब क्या है, यहाँ पे अगर पूछा जाता है एशियाई शेर या बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो गिर शेर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। गिर शेर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है। गुजरात में गिर शेर परियोजना या गिर नेशनल पार्क भी कहते हैं। ठीक, गिर राष्ट्रीय उद्यान जिसको कहते हैं, तो गुजरात में स्थित है। और अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र में जो ऑप्शन है, ये और ऑप्शन भी हम देख लेते हैं कि कौन सा मतलब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। कभी कभी जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन ऑप्शन में जो बताते हैं कि आप तो उससे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। तो आप लोग नोट भी जरूर किया करें। महाराष्ट्र में अगर पूछा जाएगा महाराष्ट्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? संजय गांधी। संजय गांधी। ठीक है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में क्या है? पन्ना है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये है। ठीक है। मैं बोल रहे हैं, भले ही मेरे लिखा हुआ नहीं समझ में, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो तो समझ में आ रहा है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। ठीक है। और कौन सा है? और अगर हम बात करें किसकी? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कौन सा है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है। तो कौन से उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हमारे?
दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग इसमें बात कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, हमने तीनों देख लिए हैं। आई होप आप लोगों ने मतलब नोट भी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, WWF से आशय है। ठीक है, कह रहा है WWF, आप ऐसे लिख लीजिए, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप जब ऐसे लिखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, WWF से आशय क्या है, तो WWF का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड। क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड। तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड, ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर हम जब भी आपको समझ में ना आए कभी कि जैसे हिंदी में जो लिखा रहता है ना वो समझ में कम आता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जब आपको ना समझ में आए तो आप उसको ना ऐसे लिख लीजिए WWF। जब आप ऐसे लिखेंगे ना तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा कि आप उसको बना सकें कि ये है क्या। ठीक है, ओ सॉरी, मैंने ना WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से ए कर दिया, ए नहीं है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। ठीक है, तो WWF से आशय क्या, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गंगा नदी निकलती है। ठीक है, एक्चुअली मेरा दिमाग कभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, अभी कुछ दिमाग इधर उधर हो गया था क्योंकि कभी कॉल आई थी, बहुत इमरजेंसी थी इसलिए, पर फिर से मैं फोकस कर रही हूँ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, 142 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी निकलती है। ठीक है, अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है हमारी, ये एक तो बार बार ये हो जाता है। गंगा नदी हमारी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ से, उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि गंगा कितने किलोमीटर, गंगा के बारे में, हम गंगा नदी के बारे में बात करें तो गंगा क्या है, भारत की एक पवित्र नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछा जाए कि गंगा नदी जो है, इसमें कभी कभी पूछा जाता है ना कि जो राष्ट्रीय जलीय जीव होता है डॉल्फिन, वो कहाँ पाया जाता है, वो भी गंगा नदी में पाया जाता है। डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन जिसको, कौन सी डॉल्फिन, सूसू डॉल्फिन जो होती है, क्या नाम की होती है, सूसू डॉल्फिन जो होती है, वो हमारी क्या राष्ट्रीय जलीय जीव होता है, जो कि कहाँ पाई जाती हैं, वो पाई जाती है हमारे गंगा नदी में। ठीक है, अगर गंगा नदी की बात करें कि ये निकलती कहाँ से है, ये उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जब ये निकलती है तब इसका नाम गंगा नहीं होता है, जब ये ग्लेशियर से निकलती है तब इसका नाम भागीरथी होता है। ठीक है, किस नाम से जानी जाती है, भागीरथी। लेकिन जब ये आगे आती है, जब ये अलकनंदा से मिलती है, ठीक है, अलकनंदा से मिलती हैं, तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ता है। ठीक है, जब ये ग्लेशियर से निकलती है तब गंगा नहीं होती है, तब इसका नाम भागीरथी होती है। लेकिन जब ये अलकनंदा से मिलती है तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। इसी से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन में दे देगा कि गंगा किन नदियों के मेल से बनता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा कि भागीरथी और अलकनंदा जब दो नदियां आपस में मिलती हैं तो क्या बनती है, गंगा नदी बनती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी, धार्मिक नदी भी किसको कह सकते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। इसी में राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन पाई जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर हम इसकी बात करें कि गंगा नदी का बहाव सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर बहती है, मतलब ये नदी कहाँ पर पाई जाती है, तो उत्तराखंड में, ठीक है, यूपी में, बिहार में, झारखंड में और कहाँ, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख स्टेट है जहाँ पे गंगा नदी का बहाव ज़्यादा है, सर्वाधिक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं कुछ और बता देती हूँ, मुझे याद आ गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की मैंने बताया था कि इसमें क्या है, ये वाला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, ये मुझे याद है, 29 अप्रैल, आप लोग इसको भी याद रखें, 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। अगर इसका पूछे हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। कहाँ है,
स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। तो WWF का हेडक्वार्टर कहाँ, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। और ये किस चीज़ के लिए इसकी स्थापना की गई थी, तो ये कह सकते हैं हम ये कि ये एक संरक्षण संगठन है, ठीक है। अगर हम कहें कि क्या ऐसा संगठन, तो विश्व का सबसे बड़ा, सर्वाधिक बड़ा, सबसे बड़ा कह सकते हैं, सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है, जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, ठीक है। इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हम लोग गंगोत्री देख चुके हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन भी कर चुके हैं। हाँ, 143 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो प्रदूषण को मापती है, ठीक है। तो कौन सी है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये आपको ऑप्शन नाम से ही पता चल रहा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन सा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये नाम से ही पता चल रहा है। इसमें अगर आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा तब भी बना लेंगे, ठीक है, कि प्रदूषण को कौन मापता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय जल आयोग नहीं मापता, सर्वे ऑफ इंडिया भी नहीं मापता, ये तो होता ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है, ठीक है। कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है, कैसी ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ऐसे तो पता है सबको कोटोपैक्सी क्या एक ज्वालामुखी, लेकिन कभी कभी ये भी पूछ ले, 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सी जागृत ज्वालामुखी या सुप्त ज्वालामुखी, क्योंकि कई प्रकार की ज्वालामुखी होती हैं, सुप्त ज्वालामुखी, असुप्त मतलब सुसुप्त, शांत, जागृत, ऐसे मतलब होती है ज्वालामुखी, ठीक है। तो कोटोपैक्सी कैसी ज्वालामुखी है, एक जागृत ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये किस पर्वत पर स्थित है, ये पर्वतों के नाम दिए गए हैं। तो किस जगह पर स्थित है ये हमारा एडीज पर्वत पर स्थित है, ठीक है, एडीज पर्वत पर। अगर हम कहें एडीज पर्वत कहाँ, मतलब कि ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एडीज पर्वत क्या है। अगर सब पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा, ठीक है, अगर पूछा जाए विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो एडीज पर्वत है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ऊंचे में कौन आएगा, माउंट एवरेस्ट आएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, जब पूछा जाए कि विश्व लेवल में सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो एडीज पर्वत श्रृंखला है। अगर सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला पूछा जाए तो क्या है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है, गला सूखने लगता है बोलते बोलते। अगर पूछा जाए कि एडीज पर्वत जो है ये है कहाँ पर, तो ये कहाँ पड़ा है हमारा, साउथ अमेरिका में। कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो एडीज पर्वत कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। ये क्या है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। इसी पर क्या है, कोटोपैक्सी नामक एक जागृत ज्वालामुखी है। अगर कभी कभी पूछा जाता है कोटोपैक्सी है क्या, तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित जागृत ज्वालामुखी कौन सी है, तो कोटोपैक्सी। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित जागृत ज्वालामुखी, ठीक है। जागृत ज्वालामुखी क्या है, कोटोपैक्सी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। गंगा नदी, गंगा के नाम से, यमुना के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से, सिंधु के नाम से। तो तिब्बत में जो सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है, वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगर हम इस ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये असम की प्रमुख नदी है, ठीक है, असम की प्रमुख नदी है। अगर पूछा जाए कि इसमें क्या है, असम मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पर ही क्या है, माजुली द्वीप बना हुआ है जो असम में है। असम का माजुली द्वीप किस पर बना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। तो असम की प्रमुख नदी कहाँ है, ब्रह्मपुत्र है। अगर पूछा जाए कि माजुली द्वीप किस राज्य में है, तो असम में है, और किस नदी पर बना है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र, ये इससे और पूछ लेते, ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से, कभी पूछता है ना कि ये कहाँ से निकलती थी, कहाँ निकलती है, मानसरोवर से, ठीक है, मानसरोवर से। सिंधु भी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। गंगा को हम देख ही चुके, कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से, और सिंधु नदी भी कहाँ से, मानसरोवर से निकलती है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 146, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन है। कह रहा है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला जब बनती है तो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता के, खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि मतलब कि ये है कि छोटे जीवों को उनके मतलब अपना पेट भरने के लिए छोटे जीवों को बड़े जीव खाते हैं, फिर उनको कोई और खाता है, ऐसी श्रृंखला बनती है। मान लिए कैसे घास भूमि क्षेत्र कह रहा है कि घास भूमि क्षेत्र जो होते हैं वो जैसे पौधे हैं, ठीक है, पौधे हैं, ठीक है, छोटे छोटे पौधे, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, ठीक है, भोजन बनाया तो ये सब पशु भोजन बनाए। लेकिन जब इनको जो खाते हैं वो क्या होते हैं, मान लिए कि घास फूस को कौन खाता है, टिड्डा उड्डा खा लिए, ठीक है, टिड्डा, फिर टिड्डा को कौन खा लिया, मेढक खा लिया, मेढक को कौन खा लिया, सांप खा लिया, सांप को कौन खाया, बाज खाया। तो ऐसे ये खाद्य श्रृंखला बन गई, ठीक है, कि एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड है। तो ये क्या बन गई, एक श्रृंखला बन गई कि उसको उसने खाया, फिर उसको उसने खाया, फिर उसको उसने खाया, तो एक श्रृंखला जैसे बन गई। तो यही क्या है, साथ खाद्य श्रृंखला हो गई, क्योंकि खाने पेट भर रहे हैं तो खाद्य श्रृंखला हो गई। कह रहा है इसी में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं। मान लिया देखिए यहाँ पे जो पौधे होते हैं उनको टिड्डा या घास को बकरी उकरी ने खाया, ठीक है, तो ये क्या हो गए, शाकाहारी हो गए। उसके बाद क्या, टिड्डा उड्डा को किसने खाया, मेढक ने खाया, तो क्या हो गए, मेढक मांसाहारी हुए लेकिन इतना नहीं, ठीक है। अगर फिर उससे क्या किया, सांप ने खाया, सांप को किसने खाया, मोर ने खाया। अगर हम यहीं पे बात करें, देखिए अगर घास को बकरी खाई, बकरी को किसने खाया, शेर खा लिया, ठीक है, शेर खाता है ना बकरी को, तो बकरी क्या हो गई, शाकाहारी हो गई। मान लिया ये हमारे पास क्या है, घास है, एक सेकेंड, ये हमारे पास क्या है, घास है, ठीक है, यहाँ पे एक बकरी बनी है, ठीक है, बकरी ने खाया, बकरी को किसने खाया, शेर ने खा लिया, ठीक है। तो ये बकरी जो, ये शेर का आकार नहीं है, पर आप केवल इमेजिन कीजिएगा, आकार पे मत जाइएगा। तो बकरी क्या हो गई, शाकाहारी हो गई, ठीक है, लेकिन शेर क्या हो गया, मांसाहारी हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे उच्च उपभोक्ता कौन है, मांसाहारी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 147 का, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है उसको क्या कहते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि वायुमंडल में कुल कितने स्तर होते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में कुल 5 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं हम लोग, 5 स्तर। सबसे पहले क्या आता है, क्षोभ मंडल, ठीक है, फिर क्या आता है, समताप मंडल, समताप मंडल, फिर क्या आता है, मध्य मंडल, फिर क्या आता है, आयन मंडल, फिर क्या आता है, बहिर्मंडल, ठीक है। तो कितने मंडल हैं, वायुमंडल में कितने परतें होती हैं, कितनी, पूरा चला गया, चलिए मैं बोल दे रही हूँ, फिर से आप लोग लिख लीजिएगा। वायुमंडल के कुल कितने परत हैं, 5 परतों में बांटा गया है। सबसे पहले है, सबसे निचला जो होता है, सबसे पहले जो कहते हैं, ठीक है, सबसे निचला भी होता है, जो पृथ्वी के सबसे पास में होता है, क्षोभ मंडल, जिसमें पूछा जाता है कि जो सभी घटनाएं होती हैं, बादलों वाली घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं, वो कहाँ पर होती है, तो सबसे निचले परत पर होती हैं, क्षोभ मंडल में होती है, वहीं से बारिश होती है। तो कभी कभी पूछा सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है। मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, तो वो भी क्षोभ मंडल में होती हैं। तो कितनी परतें, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर क्या है, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, ठीक है। तो ये मंडलों के बारे में हम लोग, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब समताप मंडल किसके लिए काम करता है, ये सारी चीज़ें, तो वो लंबा टॉपिक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही जान लेते हैं कि 5 मंडल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया सबसे निचला स्तर पर कौन है, तो क्या है हमारा, क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। यहीं पे सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन पहले ही बता चुकी हूँ, यूएनओ, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, यूएनओ। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक, कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसके स्थायी सदस्य कितने थे, तो 5 थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगर अस्थायी सदस्य पूछेगा तो वो कितने हैं, 10 हैं। तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। 5 कौन कौन से होते हैं, हम ये भी देख लेते हैं। अमेरिका हो गया, ठीक है, क्या हो गया, रूस हो गया,
सॉरी चलिए मैं हिंदी में लिख देती हूँ। अमेरिका, रूस, ठीक है, ब्रिटेन, चाइना, इंग्लिश लिखने जा रही मैं, चीन, और क्या है, सॉरी फ्रांस, ठीक है, क्या है, फ्रांस। तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, ये 5 क्या है, स्थायी सदस्य हैं। किसको, यूएनओ के। अगर पूछा जाए अस्थायी सदस्य कितने हैं, 10 हैं। तो अस्थायी सदस्यों के नाम नहीं पूछे जाते, लेकिन जो स्थायी सदस्य हैं इनके नाम आप लोग जरूर याद रख कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है, कहते हैं इनमें से कौन से स्थायी सदस्य नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे, अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन 5 स्थायी सदस्य हैं यूएनओ को। इनकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। तो कहाँ स्थित है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। अगर हम और सब की बात कर लें, पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, सुंदरवन, ठीक है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों कहाँ है, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। गुजरात का मैंने बता दिया है कि गुजरात में क्या है, गिर नेशनल पार्क है, जो एशियाई शेर बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। असम का मैंने बताया था, असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से 2 अभी नए हैं, देहिंग पटकाई। 2 नए कौन कौन से, देहिंग पटकाई, दूसरा क्या है, रायमोना, ठीक है। और भी हैं, जैसे राजाजी नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, असम में ही है, जो कि बहुत फेमस है। काजीरंगा का, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। तो देहिंग पटकाई, रायमोना जो है ये अभी नए राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में खोजे गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम का ही, राजाजी नेशनल पार्क भी असम का ही। तो असम में कुल 7 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। और गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, जो एशियाई शेर बब्बर शेर के लिए फेमस है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा परियोजना ये कह सकते हैं, बुक्सा नेशनल पार्क या सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन आ गया है तो हम ये भी बता देते हैं कि पूछा जाता है सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पाया जाता है, तो ये भी कहाँ पाया जाता है, ये भी पाया जाता है हमारा पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो हम अपने ऑप्शन की तरफ आते हैं, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि मतलब कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला 150 और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो क्या है, सबसे बड़ा ऊर्जा क्या हमें कौन देता है, सूर्य देता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें सूर्य के प्रकाश से ही मिलती है। पौधे अपना भोजन भी सूर्य के प्रकाश से ही करते हैं, जो भी पौधे होते हैं, और हम भी अपने विटामिन डी जो सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त करते हैं। तो सबसे मुख्य स्रोत, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा और सबसे मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश ही है, जो चाहे जितना भी यूज हो वो कभी खत्म नहीं होगा। और भी जो है, और जो होते हैं जैसे कि पवन ऊर्जा जो होती है, ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उसको आप कितना भी यूज करेंगे वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा। और मुख्य स्रोत भी है, और सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक बड़ा स्रोत ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो फिर आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आज हमने 2017 के ईवीएस के पर्यावरण के जो 30 क्वेश्चन थे उसको हमने पूरे ख़त्म कर दिए, पूरे सॉल्व कर लिए हैं। और आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या किसी और जी के क्वेश्चन, जो भी मिलता है मुझे मैं उसके साथ आती हूँ। और प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, आपको लगे कि हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। तो फिर मिलता है अगली क्लास में, बाय बाय, धन्यवाद।